Assalamu alaikum students. Today we are going to learn a very interesting and important poem, Somebody's Mother. Somebody's Mother, किसी की माँ. Now before starting this poem, we have some warming up exercise which is reflected right now on the screen. So I am reading the question number 1. Read the following proverb that has a biblical reference. Now, what is this biblical reference? Biblical means related to Bible. You know, Bible is the holy book of Christians. क्रिश्चियंस की सबसे होली बुक है ना बाइबल. तो उसके अंदर एक वर्स दी है, कोट दिया है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू. है ना, दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो, वैसा ही व्यवहार रखो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो. Now find at least 5 other proverbs, axioms, quotations which convey the same message. Search the internet dictionary of proverbs. So I have done it for you. तो इसी से मिलते जुलते आपको 5 proverbs या 5 quotes find out करना है. So just jot down. Number 1, always put yourself in others' shoe. Always put yourself in others' shoe. Number 2, as you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. Number 3, life is an echo. Whatever you send comes back. लाइफ इज़ एन इको, ECHO. इको पता है ना आपको, आवाज़ गूंजती है ना, उसको कहा जाता है. तो लाइफ इज़ एन इको, वॉट एवर यू सेंड कम्स बैक. नंबर 4, वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. एंड नंबर 5, लव योर नेबर लाइक योर सेल्फ. लव योर नेबर लाइक योर सेल्फ. तो इससे अभी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मतलब ये एक पोयम है, ये समबडीज़ मदर. तो इसका थीम क्या होगा कि मतलब आप दूसरों के साथ जैसा करोगे आपको आगे चलकर वैसा ही उसका रिवॉर्ड, है ना. अगर आपने अच्छा किया है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर आपने दूसरों के साथ बुरा किए हो तो आगे चलकर कहीं ना कहीं से जो है, भले सामने वाला आपको वो रिटर्न में, है ना, उसकी सज़ा ना दे, पनिशमेंट ना देना, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको उसकी पनिशमेंट मिल ही जाती है. सो दिस इज़ एक्चुअली द थीम ऑफ द पोएम कि वॉट एवर यू डू, है ना, यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. वेदर यू डू गुड, है ना, whether you are doing good, whether you are doing है ना, doing good for someone, or whether you are being evil for someone, ultimately you are the one who is going to get impacted by it. आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Study the following sets of words. Set A, pleased, happy, joyful, ecstatic. So all these words are synonyms. Synonyms समानार्थी शब्द है. Set B है तो synonyms, but you know के है ना, इस ये जो आइडियाज़ है हैप्पी जॉयफुल, ये थोड़ा है ना असेंडिंग ऑर्डर्स में है. असेंडिंग ऑर्डर में मतलब प्लीज़ मतलब थोड़ा सा खुश, हैप्पी उससे ज़्यादा खुश, जॉयफुल मतलब थोड़ा और ज़्यादा, और एक्सटेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश. लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये भी समझ सकते हो. लेटर एक अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, और उसके बाद पैराग्राफ. तो एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में दिया है. The words in the sets are arranged in the ascending order, each word showing a higher degree than the previous one. Now rearrange the following group of words in the ascending order. अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो सबसे पहला आएगा इन्फेंट, फिर आएगा यूथ, फिर आएगा अडल्ट, फिर आएगा एजेड, है ना. तो सीक्वेंस होगा 3 4 1 2.
3 4 1 2। उसके बाद सेकंड देखिए बी वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा कूल, फिर आएगा कोल्ड, फिर आएगा चिल, फिर आएगा फ्रीजिंग। सीक्वेंस होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, उसमें सबसे पहले आएगा ब्राइट, फिर आएगा इंटेलिजेंट, फिर आएगा ब्रिलियंट, फिर आएगा जीनियस। यानी यहाँ पर सीक्वेंस होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब ये क्वेश्चन नंबर डी देखिए लास्ट वाला। सबसे पहले आएगा माउंड, उसके बाद आएगा हिल, उसके बाद आएगा माउंटेन, उसके बाद आएगा पीक या समिट। यानी सीक्वेंस होगा 3 4 1 2। 3 4 हाँ 3 4 1 2। ठीक है। सो this was the ascending sequence. Now look here, next question इसी में दिया है आपको, prepare similar word chains using the following ideas. अब word chains मतलब जैसे ऊपर कैसे, मतलब समझ में ना कि डिग्रीज के हिसाब से दिया था कि जैसे अगर कूल मतलब कि ठीक है थोड़ा सा ठंडा, उसके बाद कोल्ड और ज़्यादा ठंडा, चिल मतलब काफ़ी ठंडा, और फ्रीजिंग मतलब है ना एक्सट्रीमली ठंडा, है ना। तो इसी तरह से मतलब हर चीज़ जो है आपको असेंडिंग हायर डिग्रीज में दी गई थी, तो वैसा ही अपने को हायर डिग्रीज से मिलता जुलता यहाँ पर बनाना है। ड्रिजल मतलब क्या होता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, है ना, हल्की हल्की एकदम जो बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिजल। तो रेन से रिलेटेड आपको बनाना है, तो यू जस्ट जॉट डाउन शावर, डाउनपोर, then deluge, shower, downpour, deluge, DELUGE, deluge मतलब होता है फ्लड। हाँ, फ्लड को कहा जाता है deluge। ठीक है। उसके बाद देखिए विंड का, ब्रीज, ब्रीज मतलब हल्की हवा चलती है, उसे ब्रीज कहा जाता है। हाँ, तो ब्रीज का आप लिख लीजिए गस्ट, GUST, gust, then blast, then windstorm, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए टॉर्नेडो। विंडस्टॉर्म को टॉर्नेडो भी कहा जाता है ना। ठीक है। अगेन आई रिपीट, GUST gust, then blast, windstorm, within bracket tornado। ठीक है। सनशाइन, इसका आप लिख लीजिए, पहले आपको दिया है वार्म, है ना, थोड़ा बहुत गर्म होगा तो उसको वार्म कहेंगे हम। उसके बाद लिख लीजिए हॉट, उसके बाद ब्लेजिंग, BLAZING, ब्लेजिंग, देन स्कॉर्चिंग, SCORCHING, स्कॉर्चिंग। उसके बाद वाटर बॉडी दिया है पुल, उसके बाद आप लिख सकते हो लेक, रिवर, सी। साइज दिया है आपको, बिग दिया है तो लिख लीजिए लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस। लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस। अगर इसके लिए आप और कोई दूसरे वर्ड्स भी दे रहे हो दैन ऑल्सो इट्स ओके। हाँ, दीज ऑल वर्ड्स आर फ्रॉम माई साइड्स। उसके बाद देखिए साइज स्मॉल दिया है ना, उसके बाद आप लिख लीजिए लिटिल, टाइनी, माइन्यूट, लिटिल, टाइनी, माइन्यूट। Okay, now we are beginning with the poem Somebody's Mother. Somebody's mother, किसी की माँ। ठीक है। This is very important from the viewpoint of your exams. If in case stanza आपको नहीं आया तो हो सकता है आपको इसका appreciation पूछे। तो it's very important and interesting one. So let's get started. The woman was old
and ragged and grey. Now what is the meaning of ragged? It has been given here. You can see on the right side of the screen, wearing old and torn clothes. फटे पुराने कपड़े, that is called ragged. और if the word only comes ना REG rag, तो छोटे मोटे कपड़े की चिंदी वगैरह होती है ना, that is also called a rag. तो एक लेडी थी जिन्होंने बूढ़ी थी वो, है ना, शी वॉज ओल्ड एंड एजेड, और उसने जो है फटे पुराने कपड़े पहने थे एंड शी हैड ग्रे हेयर्स. दिस GRAY, ग्रे मीन्स इट स्टैंड्स फॉर हर हेयर्स. उनके जो है थोड़े ग्रे हेयर्स किसको कहा जाता है? सफेद बाल. एंड बैंड विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे. और उस दिन काफी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बूढ़ी थी, तो शी कुड नॉट बियर द क्लाइमेट. वो क्लाइमेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ही, है ना, झुक झुक कर ठिठुर ठिठुर कर चल रही थी. द स्ट्रीट्स वर वाइट विद द रिसेंट स्नो. और अभी अभी बर्फ गिरी थी, है ना, स्नो फॉल हुआ था जिसकी वजह से पूरे स्ट्रीट पर बर्फ नजर आ रहा था. एंड द वुमेन्स फीट विथ एज वर स्लो. एंड बिकॉज शी वॉज वेरी एजेड, वो काफी ओल्ड हो चुकी थी लेडी, तो शी कुड नॉट मूव वेरी रैपिडली. वो तेजी से भाग नहीं सकती थी, तो इसलिए वो धीरे धीरे ठिठुरते हुए ठंडी में चली जा रही थी. एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग. अब जहां से उसको रास्ता क्रॉस करना था वहां पर काफी भीड़ थी, तो वो वहीं पर खड़े रहकर इंतजार कर रही थी. जॉसल aside by the careless throng. Jostle. Write the meaning of the word jostle. Jostle means pushed. Jostle means pushed. और स्पेशली जो कोनियों से ना धक्के मारते हैं, स्पेशली लोकल ट्रेन वगैरह में मारे जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जॉसलिंग. Jostled aside by the careless throng. Throng, write down the meaning, large crowd. I guess it has been given as well. यहाँ पर आपको देखिए राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वोकैबुलरी में दिया है. throng means large crowd. तो वो भीड़ भाड़ जो थी ना, वो उसे बहुत धक्के मार रही थी. केयरलेस लोग काफी केयरलेस थे. कोई देख नहीं रहा था कि बेचारी ओल्ड लेडी है, कि कोई उसको हेल्प ही करवा दे. किसी को उसकी हेल्प की पड़ी नहीं थी. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय. जो भी लोग उसके बाजू से गुजर रहे थे. अनहीडिंग. देखो, हीड का मतलब होता है अटेंशन, है ना. जैसे बोलते हैं ना पे अटेंशन, तो उसकी जगह बोल सकते पे हीड. और अनहीडिंग मतलब अटेंशन ना देना, ध्यान ना देना. तो I guess here its meaning is given neglecting. You can see on the right side of the screen the glossary. Unheeding, neglecting. तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब निग्लेक्ट कर रहे थे. The glance of her anxious eye. Anxious का मीनिंग लिख लीजिए worried. फिक्रमंद आंखों को कोई देख ही नहीं रहा था. वो लेडी को किस चीज की फिक्र थी उस वक्त? She was just worried about how she would be able to cross the road. कि किसी ना किसी तरह वो रोड क्रॉस कर ले, बस उसी बात की इसको चिंता थी. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the women so old and grey, hastened the children on their way. क्या मतलब हुआ? Down the street with laughter and shout. खूब हंसते हुए, शोर मचाते हुए उस वक्त जो है रास्ते पर कौन आ रहे थे? ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. ग्लैड मीन्स हैप्पी. बड़े ही खुश नजर आ रहे थे कि चलो हमें आज़ादी मिल गई. कहाँ से आज़ादी मिल गई? स्कूल से. तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी. और जैसे ही स्कूल छुट्टी होती है ना, आप लोग भी
एक अलग ही खुशी रहती है कि अभी तो फिलहाल आप लोग को तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही होगी, लॉकडाउन है ना, स्कूल है ही नहीं, है ना। तो जब आपकी रेगुलर स्कूल होती है, जब आपके स्कूल ओवर हो जाती है, सारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना, तब एक अलग ही खुशी होती है कि चलो भाई स्कूल छूट गई, अब हम आज़ाद हैं, है ना, स्कूल की कैद से आज़ाद है। तो बिल्कुल वही खुशी के अंदर जो है ना बच्चे आ रहे थे, स्कूल से छूट रहे थे कि हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। ये जो है ना लाइन सिमिली हुआ, हाँ। हैप्पी बॉयज को किससे कंपेयर किया गया है? फ्लॉक ऑफ शिप से। हेलिंग, हेलिंग, योर हेलिंग मीन्स वर्ड वेलकमिंग। यहाँ पे हेलिंग का मतलब क्या है? वेलकमिंग। वेलकमिंग द स्नो पाइल्ड, पाइल्ड मतलब समझते ना आप, जो कलेक्ट हो जाती है एक जगह, अक्यूमुलेट हो जाती है। पाइल्डियम इज वर्ड अक्यूमुलेट। तो अक्यूमुलेट हो गई थी बहुत सारी स्नो, वो देख के वो बच्चे खुश हो रहे थे, उसको बहुत वेलकम कर रहे थे स्नोफॉल को। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, तो सारे बच्चे उस महिला के पास से, उस लेडी के पास से गुजर गए। हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। हैसन, हैसन मतलब हेस्ट से बना है ये वर्ड ना, हेस्ट। हेस्ट मीन्स वर्ड जल्दी ना, तो जल्दी जल्दी वो बच्चे वहां से गुजर रहे थे। वंस वी आर डन विद द पोएम, उसके बाद हम फिर से एक बार जो है ना सारे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो देख लेंगे। जितने भी पॉसिबल हो सके फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेंगे। तो एक तो मैंने बताया कि ना केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप क्या है? ये सिमिले के हैप्पी बॉयज, बॉयज हैव बीन कंपेयर्ड टू द फ्लॉक ऑफ शिप। नन ऑफर्ड हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने जो है मदद का हाथ नहीं बढ़ाया उस लेडी के लिए। सो वीक एंड टिमिड, अफ्रेड टू स्टर, वो लेडी काफी वीक थी और टिमिड, टिमिड मीन्स व्हाट? शाय, है ना, टिमिड मीन्स व्हाट? शाय। अफ्रेड टू स्टर, स्टर का मतलब होता है मूव। वो लेडी तो मूव करने से भी डर रही थी, हिलने से भी डर रही थी। लेस्ट, लेस्ट, लुक व्हाट इज द मीनिंग गिवन, फॉर द फियर दैट। अगर हम हिंदी में कहें ना, आप हिंदी में इसका मीनिंग लिख लीजिए। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो ये वो जो इतना बड़ा हिंदी का वर्ड है ऐसा ना होगी, उसके लिए सिर्फ इंग्लिश में एक वर्ड है लेस्ट। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। ऐसा ना हो कि ये जो बाजू से कैरेज व्हील्स जा रहे थे, है ना, सामान वगैरह लेके जो व्हील्स जा रहे थे, या फिर हॉर्सेस थी, हॉर्स कैरेट था, हॉर्स कैरियट था, तो वो उसको जो है इस लेडी को नजरअंदाज करते हुए ट्रैम्पल डाउन ना कर दे। ट्रैम्पल डाउन मतलब कुचल देना, टू क्रश अंडर इन द स्लिपरी स्ट्रीट। एक तो रास्ते के ऊपर बर्फ गिरी थी तो रास्ता काफी स्लिपरी हो गया था। एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप, मैरी मीन्स वर्ड हैप्पी, तो इस हैप्पी लोगों के ट्रूप, ट्रूप किसको बोला जाता है? एक्चुअली ट्रूप किसको बोला जाता है? यू नो, ग्रुप ऑफ सोल्जर, फौजियों की जो टुकड़ी होती है ना, लोगों का जो सोल्जर्स की टुकड़ी होती है, मतलब बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रूप। बट हियर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ किड्स। तो बच्चों के उस झुंड में से एक बच्चा आया, द गेएस्ट बॉय, एक लड़का। देखिए गेएस्ट, गेएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गे हियर। गे मीन्स हैप्पी, हाँ, या गे मीन्स हैप्पी। तो द हैप्पीएस्ट, गेएस्ट मतलब व्हाट? हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप। तो उन ग्रुप में से, बच्चों के झुंड में से जो बच्चा सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था, सबसे ज्यादा हैप्पी नजर आ रहा था, तो वो बच्चा आगे आया। ही पॉज्ड बिसाइड हर, वो उस लेडी के बाजू में रुका। एंड विस्पर्ड लो, और धीरे से फुसफुसाया, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो, कि अगर आपको रास्ता क्रॉस करना है मैं आपकी मदद किए देता हूँ।
हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म। तो वो लेडी तो यही चाहती थी ना किसी तरह कोई रास्ता क्रॉस करवा दे, तो उस लेडी ने फौरन जो है बच्चे का हाथ थामा। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और उसे यकीन था कि अभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, ट्रैम्बलिंग शिवरिंग, कांपते हुए पैर, तो कांपते हुए पैरों को उसने संभाल कर जो है रास्ता पार कराया। प्राउड डैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, और उस बच्चे को गर्व था कि शुक्र है मेरे हाथ पांव सही सलामत है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी ओल्ड जो है बुजुर्ग की ना जो है सीनियर सिटीजन्स की मदद कर पा रहा हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, तो उस लेडी की मदद करके वो दोबारा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में चला गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, कंटेंट सेटिस्फाइड, कंटेंट सेटिस्फाइड, तो वो बहुत खुश था और सेटिस्फाइड था कि चलो भाई मैंने किसी की हेल्प तो किया, मैं किसी के काम आया। अब अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर उसने क्या कहा, शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो, तुम्हें पता है कि ये लेडी भी किसी की माँ है। फॉर ऑल शी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो, अब क्योंकि वो बेचारी एजेड हो गई है इसलिए है ना, ने धीमे धीमे चल रही है, उसकी हालत बहुत पुअर है, पुअर मतलब गरीब नहीं बल्कि ना वेरी मिजरेबल कंडीशन। एंड समवन समटाइम मे लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और क्या कहा उसने कि आज मैंने इस लेडी की मदद किया, हो सकता है कि आगे चलकर मुझे इसका बोलते ना इसकी जजा है ना, सजा नहीं बल्कि जजा मतलब रिवॉर्ड, आगे चलकर मुझे इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। कि हो सकता है कि जब मेरी माँ को हेल्प की ज़रूरत हो तो कोई मेरी माँ को भी रास्ता दिखाए। इफ़ एवर शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे, कि जब वो कभी बूढ़ी हो जाए, गरीब हो जाए, और है ना ग्रे, ग्रे मीन्स ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड, एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे, और हो सकता है कि मैं उस वक्त मेरी माँ के करीब ना रहूं, हो सकता है कोई मेरी माँ की भी इसी तरह हेल्प कर दे। Somebody's mother bowed low her head, किसी की माँ है ना, उसने, अब ये जो किसी की माँ थी, ये जो लेडी थी, अब ये अपने घर सही सलामत पहुंच गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये अब सही सलामत अपने घर पहुंच गई और पहुंच कर जो है रात को वो वर्शिप कर रही थी, अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। तो शी बोड लो हर हेड, बोड लो हर हेड मतलब कहते हैं ना जिस तरह से हम प्रोस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, सजदा है ना, प्रोस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, सजदा, तो सजदे में सर झुकाते हैं, वैसे इसने जो है सजदा किया होगा। इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड, तो उसने सजदा किया, शुक्र अदा किया अलमाइटी का, और इसने दुआ मांगी। वॉज God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy, कि अल्लाह ताला वो लड़का जिसने आज मेरी मदद की है ना, वो भी किसी की माँ का लाल है, किसी की माँ का बेटा है, उसका गर्व है, उसका अभिमान है, उसकी खुशी है। तो उस बच्चे के साथ हमेशा भलाई करना, उसके साथ हमेशा काइंड रहना, रहम दिल रहना, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया कि इस बच्चे के लिए उस माँ ने दुआ की, उस ओल्ड लेडी ने दुआ की है ना। तो दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन ऑफ द पोएम, कि इफ यू डू गुड टू अदर्स इट इज गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड इन सम और दी अदर वे, है ना, कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो, भला करते हो, तो आपको उसका रिवॉर्ड कभी ना कभी है ना, या तो दुआ के फॉर्म में या तो फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल उसके फॉर्म में ज़रूर मिलता है। ओके, होप यू लाइक दिस पोएम। सो एज आई टोल्ड यू कि हम इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं ज़रा। तो एक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस की कि दैट लाइक
this first line, came happy boys like a flock of sheep. This is simile. Then look at this line, should trample her down in the slippery street. Slippery street, here the sound of the s is repeated. Slippery and street, हाँ, शुड की बात नहीं कर रही हूँ, स्लीपरी स्ट्रीट में एस का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया एलिट्रेशन. क्या हो गया? एलिट्रेशन. then his young heart, you can see the last line, his young heart happy. Young heart happy, you can see this, and well content. तो heart happy, sound of h. तो again this is the case of alliteration. और उसके बाद जो है this line, then back again to his friends he went. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं सही ऑर्डर में नहीं है. यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, देन बैक अगेन, तो सही ऑर्डर में नहीं है. सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? ही देन वेंट बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स. ही देन वेंट बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स. तो जब ऐसा होता है कि वर्ड सही ऑर्डर में ना हो, सही प्रोज ऑर्डर में ना हो, तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन. क्या बोला जाता है? इन्वर्जन. INVERSION, इन्वर्जन. तो उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर एंड द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज ही देन वेंट बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस पोएम. ओके, तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट हेल्प क्रिएट इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन आवर माइंड एंड राइट देम इन द टेबल. अब हमको क्या करना है कि पोएम में से लाइन्स लेना है. पिक आउट द लाइन्स, है ना, और उसमें से ऐसे लाइन्स लेना है जिससे हमको इस पोएम में लेडी का क्या रोल आया है ना, उसका क्या एग्जैक्ट कैरेक्टर है, या स्ट्रीट की क्या कंडीशन है, या स्कूल बॉयज कैसे थे, तो वो एग्जैक्टली हमें पता चले. तो हमको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करना है, हमको बस पिक आउट लाइन्स है ना, लाइन्स पिक आउट करना है. तो देखिए, वुमेन, ओल्ड वुमेन के बारे में सबसे पहली लाइन कहाँ पर आई है? Here is the first line. The woman was old, ragged, and grey, and bent with the chill of a winter's day. This is the first line. उसके बाद आप second लिखोगे. At the crowded crossing, she waited long, jostled aside by the careless throng. उसके बाद आप लिख सकते हो this line. Her aged hand on his strong young arm, she placed and so without hurt or harm. तो ये तीनों लाइन, ठीक है, वापस रिपीट करवा रही हूँ मैं. सबसे पहला, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंड विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे. उसके बाद सेकेंड लाइन, सेकेंड आप लिखोगे, एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, जॉस्टल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग. और थर्ड लिखोगे, हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म. तो ये तीनों लाइन जाएगी जो है फर्स्ट कॉलम में, ओल्ड वुमेन के कॉलम में, ठीक है. अब स्ट्रीट के बारे में कंडीशन बताने वाली लाइंस. तो सबसे पहला आप लिखोगे, फर्स्ट टेंसा में आपको लाइन दिख रही होगी, द स्ट्रीट्स वर वाइट विथ अ रिसेंट स्नो. दिस इज द फर्स्ट line. Then second line you are going to write, at the crowded crossing she waited long. है ना, तो रास्ते के बारे में पता चल रहा है कि भाई रास्ते बहुत भीड़ थी. Then you can write,
केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शेप हेयरिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप। तो ये भी रास्ते के बारे में पता चल रहा है कि वहां से लड़के गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ी थी और वो देखकर वो खुश हो गए। देन आपको उसके बाद फिर स्कूल बॉयज को डिस्क्राइब करते हुए, है ना, द थर्ड कॉलम इज फॉर स्कूल बॉयज। तो कौन कौन सी लाइन स्कूल बॉयज को डिस्क्राइब करने के लिए आई है, देखिए। सबसे पहला आप लिखोगे डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट। सेकेंड लाइन लिखोगे केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ sheep। और थर्ड लाइन लिखोगे पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। ओके, तो सिंपल आपको बस यहाँ पे लाइंस लिखनी थी पोएम से, है ना, सॉर्ट आउट करके, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। राइट एटलीस्ट 5 राइम्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से आपको 5 राइम्स लिखना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइट। सो बिगनिंग विद द फर्स्ट स्टैंजा, सबसे पहला आप लिख सकते हो ग्रे डे, फर्स्ट पैर स्नो स्लो, लॉन्ग थ्रॉन्ग, बाय आई, शाउट आउट। उसके बाद भी आगे है शीप डीप ग्रे वे, लेकिन हमको बस हर स्टर फीट स्ट्रीट, है ना, ग्रुप ऑल आर राइम्स, बट वी जस्ट नीड टू गिव 5 pairs, सो वी ऑलरेडी गिव, है ना, आपको 5 ही राइम्स देना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव इन योर ओन वर्ड्स 2 रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपने वर्ड्स में 2 रीजन देने हैं, तो यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन वॉज रिलक्टेंट टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हरसेल्फ। रिलक्टेंट मतलब शी वॉज नॉट रेडी, है ना, रिलक्टेंट मतलब वो रेडी नहीं थी, अनविलिंग थी। रिलक्टेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, अनविलिंग। तो वो अकेले रोड क्रॉस करना नहीं चाह रही थी। क्यों? राइट डाउन नंबर 1, 2 रीजंस देने आपको। तो नंबर 1 रीजन दोगे आप। नंबर 1, द रोड वॉज स्लीपरी बिकॉज ऑफ द स्नो। द रोड वॉज स्लीपरी बिकॉज ऑफ द स्नो। और सेकेंड लिखोगे आप, देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑफ हॉर्स कैरेजेस ऑन द रोड। There was heavy traffic of horse carriages on the road. Okay. Now look at the second question. The school boys were in a happy mood. तो उसके लिए भी आपको 2 रीजन लिखना है। Write down number 1. School was over for the day. School was over for the day. And the second one, the snow was piled high on the road. The snow was piled high on the road. Now look at the third question. One of the school boys helped the old woman across the street. है ना, अब इसके 2 रीजन देना है कि वो बच्चे ने लेडी की मदद क्यों किया। सो राइट डाउन नंबर 1 रीजन, शी वॉज ओल्ड एंड अफ्रेड टू क्रॉस ऑन हर ओन। Number 1 reason, she was old and afraid to cross on her own. Number 2 reason, he hoped someone sometime may lend a hand to his own mother when he was not around. He hoped someone sometime may lend a hand to his own mother when he was not around. Now look at question number 4. We must help those who are in need. कि हमको भी जो दूसरों की मदद करना चाहिए जो ज़रूरत में हो। उसके 2 रीज़न लिखिए। नंबर 1, we too may need help one day. We too may need help one day. Number 2, we must show compassion to those who in need. Compassion मतलब क्या? सिंपैथी, है ना, सिंपैथी बताना चाहिए जिनको ज़रूरत हो, हमदर्दी बताना चाहिए।
We must show compassion, compassion, compassion to those in need. Okay. Now this fourth question, think and write in 5 to 6 lines why most of the people on a road or street ignore those in need of help. What about you? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है कि यूजुअली लोग जो है इग्नोर क्यों करते हैं, कुछ लोग जो मदद में होते हैं उनको हेल्प क्यों नहीं करते हैं, और आप व्हाट अबाउट यू, मतलब आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या करते हो अगर कोई ज़रूरत में हो. राइट अबाउट योर फीलिंग्स आफ्टर यू हैव हेल्प्ड और नॉट हेल्प व्हेन नीडेड. तो दिस इज़ पर्सनल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो जनरली सबसे पहले तो जनरली आपको लोगों की टेंडेंसी बताना है कि यूजुअली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ people are too busy, you know, they are always in a big hurry to reach their place of work or their home, and that is the reason they do not spare time to help strangers, है ना. लोगों की टेंडेंसी बताना है. देन आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोट कर सकते हो कि कभी आपने किसी की मदद की थी या नहीं की थी. तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल के वंस अ लेडी, है ना, वांटेड टू board a bus. She was not able to board the bus. I just help her out, है ना, to board the bus. और कभी ऐसा इंसिडेंट भी देना है कि जब आपने किसी की मदद नहीं की हो, कि सपोज कि यू कैन नरेट, ओके, यू कैन नरेट द स्टोरी. अगर आपकी ओरिजिनल स्टोरी ना भी हो तो आपको थोड़ा यहाँ पे फैब्रिकेशन है ना, आपको खुद से स्टोरी बनाना पड़ेगी. कि सपोज आपने कब किसी की मदद ना की हो, कि सपोज इट वॉज अ वेरी रेनी डे एंड आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल एंड ऑन द वे आई सॉ दैट अ मैन फेल डाउन, तो आई शुड हैव हेल्प हिम आउट, बट एज आई वॉज गेटिंग लेट आई डिड नॉट बॉर्डर टू वेट देयर एंड आई जस्ट वेंट अवे फ्रॉम देयर, बट लेटर आई फेल्ट गिल्टी, लेकिन बाद में मुझे गिल्टी महसूस हुआ कि आई शुड हैव हेल्प हिम आउट, है ना. तो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू कैन शेयर इन दिस क्वेश्चन. तो आपके आंसर यहाँ पे डिफरिंग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस. अंडरस्टूड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम. ओके, सो डू इट वेरी वेल. ओके, थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग. बाय बाय.